उत्तराखंड की पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो लर्निंग का मीनिंग क्या है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या है और इसे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या है, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम बात करें इसके सामान्य अर्थ की, तो सामान्य अर्थ में लर्निंग का मतलब है सीखना, और शाब्दिक व्यापक अर्थ अगर हम इस बात करें तो उसमें व्यवहार में होने वाला जो भी परिवर्तन है उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, जो अधिगम होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय है, मतलब इसको हम एक तरह से इसका हार्ट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि लर्निंग इज़ द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, मतलब लर्निंग क्या है, एक तरह से हार्ट या हृदय है सारे एजुकेशन सिस्टम का। ऑल एजुकेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू लर्न, और सारी की सारी जो एजुकेशन है ये एक तरह से क्या है, अटेम्प्ट है लर्न करने, मतलब सीखने के लिए। प्रत्येक बालक इस संसार में कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर आता है। अब ये सबको पता है कि कुछ ना कुछ इन्नेट बिहेवियर्स, ठीक है, ये कुछ प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो बालक में जन्मजात होती हैं। इनकी तृप्ति सीखने पर निर्भर करती है। और क्या आप सीख रहे हो, ठीक है, आप जन्म के बाद आप क्या सीख रहे हो वो इन पर निर्भर करती है कि जो वो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनके अंदर क्या क्या है प्रेजेंट। अधिगम जो है एक अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है। अब जो लर्निंग है वो हमें पता है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या रहती है, जारी रहती है। सीखने का अर्थ उस मानसिक प्रक्रिया से है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो सीखने का अर्थ है वो उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार या भूतकाल के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, एवं व्यवहार में उन्नतशील या फिर जो परिवर्तन हो रहा है एक तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है। और जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसका स्वाभाविक जो बिहेवियर है, भूतकाल के अनुभव हैं और जो व्यवहार है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब किसके अंदर आता है, सीखने के अंदर आता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन। अब मेन कारण ही ये, मतलब मेन जो एम है एक तरह से वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, तथा यह व्यवहार वातावरण में समायोजन स्थापित करने में सहायक। और ये वातावरण में क्या करता है, समायोजन स्थापित करने में सहायक है। अब अलग अलग मत हैं वैज्ञानिकों के, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिगम का प्राचीन मत। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम के प्राचीन मत की। तो प्राचीन मत क्या कहता है, देखो कि ये एक व्यापक, जो प्राचीन मत है वो कहता है कि ये एक व्यापक शब्द है। जैसे कि हम अगर बात करें, यह साइकिल चलाने, बातें करने, विद्यालय में पढ़ने तथा सीखने तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ इन बातों पे नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है या व्यापक है। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब देखो सारी की सारी इसमें क्या होती है, वो जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित है, जो किस पे, जो बालकों पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स पे एक तरह से प्रभाव डालती हैं, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो इसमें आती हैं। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, उसके मस्तिष्क व शरीर का भी विकास होता चले जाता है, उसके अनुभव बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो अनुभव होंगे वो बढ़ेंगे, और बालक अपने जो अनुभवों द्वारा सीखता है, ठीक है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं वो वैसे वैसे सीखते रहता है। इसी से उसका जो व्यवहार है उसमें, उसका जो बिहेवियर है उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अधिगम अनुभव के द्वारा होने वाला परिवर्तन है। अब अधिगम हमें पता है कि जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे
होने वाला परिवर्तन होता है। अतः अधिगम जो है वो अनुभव द्वारा व्यक्ति का विकास है, मतलब अनुभव के द्वारा जो एक तरह से व्यक्ति का विकास हो रहा है वो ही क्या है, अधिगम है। सेकंड आता है अधिगम का बाद में, मतलब बाद में क्या मत दिया गया, पहला आपका प्राचीन मत था, ठीक। अब बाद में जो मत दिया गया उसमें क्या लिया गया, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अधिगम को उद्दीपक प्रतिक्रिया, यानी कि हम इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई आपको उद्दीपक दिखा जाएगा तो आप क्या करते हो, उसको रिस्पॉन्स करते हो। तो इन्होंने क्या किया, जब बाद में ये मत आया तो यहाँ पे क्या बातें आई कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंध में इसको एक तरह से स्थापित करा, ठीक, कि इनसे एक तरह से इनको रिलेट करा कि जो भी आप सीख रहे हो वो किसके आधार पर कर रहे हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आपको कहीं पे फ़ायदा है आप वो काम करोगे और अगर कहीं पे नुकसान है तो वो काम नहीं करोगे। तो इस तरीके से स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात यहाँ पे आई। उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया जो है में साहचर्य स्थापित होना ही एक तरह से क्या है, अधिगम है। मतलब उद्दीपक, क्या आपको स्टिमुलस मिल रहा है, क्या आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये जो स्थापित हो रहा है एक तरह से साहचर्य, इसी को क्या कहा गया, अधिगम कहा गया। अनुभवों से बालक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करता है और इन परिष्कृत प्रतिक्रियाओं को करना ही अधिगम है। तो यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट जो हमने देखा वो क्या था कि अधिगम जो बाद में जो मत आया था उन्होंने बोला कि वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। और थर्ड अब जो आता है वो है कि अधिगम का नवीन मत क्या है। तो ये जो नवीन मत है ये है जैविकी प्रत्यय, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। कि ये क्या कहेंगे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब कि जो अधिगम है का संबंध व्यक्ति के जीवन और पर्यावरण से है। अधिगम, अब इन्होंने बोला है कि अधिगम एक तरह से निर्जीव नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बायोलॉजिकल बात करते तो एक तरह से ये बोल रहे हैं कि निर्जीव नहीं है। जहाँ जीवन और पर्यावरण का संबंध होता है वहाँ अधिगम भी होता है, इन्होंने बोला, ठीक है। कर्ट लेविन है, उनके आधार पर अधिगम परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो कि जो अधिगम है यानी कि जो लर्निंग है वो परिस्थिति यानी कि जो सिचुएशन होती है या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, और इसमें प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान। और इसमें क्या है, एक तरह से प्रेरणा, अगर आपके पास मोटिवेशन है, ठीक है, तो इसका मोटिवेशन का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये इन्होंने किसने बताया, कर्ट लेविन ने बताया। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले आते हैं गेट्स। गेट्स कहते हैं सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है जो अनुभव द्वारा होता है। अब इन्होंने बोला कि जो सीखना है वो किसमें, वही बिहेवियर में परिवर्तन है जो किसके द्वारा आता है, अनुभव के द्वारा आता है। सेकेंड आए गिलफोर्ड, उन्होंने बोला कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम है। नेक्स्ट क्रो ने बोला सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। सीखने के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या बताया कि आदतें हैं, ज्ञान है तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। हिलगार्ड और एटकिंसन, हिलगार्ड कहते हैं कि अधिगम पुराने अनुभवों के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है। तो मोस्टली अभी तक इन लोगों ने क्या बोला, एक तरह से अनुभव पे बेस्ड बोला है, ठीक है। और स्किनर कहते हैं अधिगम में प्राप्त तथा धारण करने की शक्ति सम्मिलित है। मतलब एक तरह से अधिगम, लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला कि अधिगम में प्राप्त और जो भी धारण करना, एक तरह से सेम ही चीज़ हो गई, ठीक है, धारण करने की जो शक्ति है सम्मिलित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि जैसे जो लर्निंग है सबसे पहले वो कैसी प्रक्रिया है, वो सिंपल सी बात है कि बच्चे के व्यवहार में वो क्या कर रही है, परिवर्तन लेके आती है। और जो लर्निंग है के द्वारा बहुत सीमा तक एक तरह से क्या करते हैं, व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन होता है। कोई ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है, ये स्थायी परिवर्तन होता है। सीखने की इच्छा व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। और जो आप लर्न कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी में जाते हो और आप लोगों को देखते हो कि अच्छा किसी ने पढ़ाई करी है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो एक तरह से हम क्या करते हैं कि जो एक ये इच्छा है, ठीक है, जो सीखने की इच्छा है वो कहाँ से आ रही है, एक तरह से व्यक्तिगत भी है और सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं
कि सामाजिक दृष्टि से उचित है या अनुचित है। ठीक है, इन बातों को पता हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे अधिगम से। ठीक है, अधिगम नए अनुभव प्राप्त करना है, कोई नए नई आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अधिगम कह रहे हैं। नए अनुभवों का संगठन होता है। ठीक है, अथवा नए अनुभवों को स्थायी किया जाता है। तो नए अनुभव जो है वो क्या हो रहे हैं, उनको एक तरह से इकट्ठा करना है, संगठन करना, अथवा नए अनुभवों को स्थायी किया जाता है। और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, आप कभी भी सीखना, लर्निंग करना कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा लगातार चलते रहता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमने बता दिया। अधिगम क्या है, एक सृजनात्मक पद्धति है। ठीक है, किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं हम, ये क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होगा और लक्ष्य निर्देशित भी होता है। और लर्निंग जो है प्रगति और विकास है। अधिगम स्थानांतरित होता है, मतलब कि अधिगम लर्निंग जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और ये एक तरह से सार्वभौमिक है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरह से हर मतलब सीख रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक सार्वभौमिक चीज़ है ये। अधिगम का अगर अनुमान है, ठीक है, अधिगम का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है। अब कैसा आप रिस्पांस दे रहे हो। ठीक है, अगर आप सही दिशा में हो, आप सही रिस्पांस दे रहे हो, मतलब अच्छा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव अधिगम आप कर रहे हो। और अगर आपके व्यवहार में कुछ नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव क्या देख रहे हो, एक तरह से नेगेटिव लर्निंग कर रहे हो। अधिगम का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से, जो व्यवहार में जो भी परिवर्तन होंगे उनसे लगाया जा सकता है। और ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है, मतलब ये औपचारिक में भी होगा और अनौपचारिक दोनों जो भी सिचुएशंस होंगी उनमें होगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ये एक तरह से प्रक्रिया है ना कि परिणाम, मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है ना कि रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, प्रक्रिया है। अधिगम खोज करना है। ठीक है, जब क्या करते हैं, आप खोज कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो भी क्या है, अधिगम है। और ये सक्रिय होता है। ठीक है, एक्टिव होता है एक तरह से। अधिगम उद्दीपक एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, जैसे हमने देखा था प्रीवियसली, जो बाद में जो मत आया था उसमें हमने बोला गया कि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो लर्निंग है क्या, लर्निंग यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उद्दीपक और प्रतिक्रियाएं हैं। और अधिगम जो है वो प्रगति और विकास है। अब देखेंगे अधिगम की प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। अगर हम बात करें, देखो कि जो लर्निंग है, ठीक, ये एक हमें पता है कि विस्तृत और व्यापक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ये प्रोसेस है, हमें पहले पता चल गया कि ये प्रोसेस है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, प्रोसेस है। और ये है कैसी, विस्तृत है और व्यापक है। इसमें क्या होता है, जो निरंतरता का गुण है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूटी पाया जाता है। और विभिन्न अलग अलग जो सोपान होते हैं वहाँ से एक तरह से ये प्रोसेस गुजरती है। स्मिथ जो थे उन्होंने इन सोपानों का सार रूप में निम्न प्रकार से चर्चा किया। देखो स्मिथ जो थे उन्होंने क्या बोला है कि संक्षिप्त रूप से सीखने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, संक्षिप्त मतलब एक छोटे रूप में आप कुछ सीख रहे हो, मैं कोई अभिप्रेरक यानी कि कोई मोटिव या कोई ड्राइव या चालक, ठीक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है, ये सभी बहुत ही आवश्यक है। देखो कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक, सबसे पहले हमारा लक्ष्य, ठीक है, हमारे पास कोई मोटिव होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक। दूसरा है कि एक एक आकर्षक लक्ष्य आप बना के चलो और उसकी कि हम कैसे लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस सीखने में अगर आपको कहीं पे कोई बाधा दिखाई देती है, ठीक है, अगर कोई बाधा आपके जो आप लर्निंग कर रहे हो उस प्रोसेस में अगर कहीं पे बाधा आती है, ठीक है, और मोटिव है आपका कुछ सीखने का, ठीक, या कोई चालक यानी कि ड्राइव है, तो आप क्या करोगे, मतलब ये सारी चीज़ें और कठिनाई भी होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, या हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ सही तरीके से कुछ सही सीख रहे हो, ठीक। तो यही बात स्मिथ ने बोली। यदि स्मिथ के कथन पर हम विचार करें तो क्या पता चलता है कि इन्होंने सीखने की जो प्रक्रिया है
कि प्रथम सोपान, अब देखो फर्स्ट सोपान में इन्होंने क्या कहा कि रूप में अभिप्रेरक तथा चालक की चर्चा की है। किसकी? अभिप्रेरक, यानी कि मोटिव और ड्राइव होनी चाहिए, इन्होंने अपने फर्स्ट सोपान में बोला है। अभिप्रेरक शक्ति के रूप में वह गतिशील स्रोत। अब हमें पता है कि अभिप्रेरक जहाँ जहाँ जब हमें एक तरह से मोटिवेशन होगा तो क्या होगा, ये एक तरह से क्या है, गतिशील स्रोत है जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करेगा कि हम कैसे कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। वो क्या करेगा, आपके आपके बिहेवियर में एक तरह से शक्ति प्रदान करेगा कि बालक कुछ ना कुछ करे, ठीक है, और वो एक तरह से क्या रहे, पूरी लर्निंग प्रोसेस में जो है वो लगातार क्या रहे, प्रेरित रहे। फिर उन्होंने बोला कि जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। हर अलग अलग जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, अपनी अपनी उनके एक तरीके से क्या है, अभिप्रेरणाएं हैं कि उनको क्या ज़िंदगी में पाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो उनको जहाँ तक जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेंगे या जो उन्होंने अपने मोटिव्स बना रखे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या रहेंगे, एक तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। अब ये बोलते हैं कि जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, यानी कि जो मोटिव्स है और जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, वो अपनी संतुष्टि चाहती हैं। मतलब कि कोई लक्ष्य है, वो एक तरह से क्या चाहेगा, मतलब उसको इंडिविजुअल जो भी है वो क्या चाहेगा कि उसको हम पूरा करें, ठीक है। तो जब इनकी संतुष्टि की मांग बढ़ जाती है, जब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो प्राणी को इसलिए संघर्षरत होना पड़ता है। अब उसको क्या होगा, तो जब जब किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य बना दिया और उसको वो चाहिए ही चाहिए, तो क्या होगा, वो उसके लिए संघर्षरत रहेगा। अब ऐसे में क्या होगा, इस कार्य के लिए उसे कुछ स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ उसे चाहिए तो आप लक्ष्य एक रास्ता बना के चलोगे, ठीक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब क्या करेंगे, जब कोई भी आप एक मोटिव आपने बना दिया, आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, आपको एक पाथ पता है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तब आप जाके क्या करोगे, जैसे आपने कुछ पढ़ाई करनी है, ठीक है, या आपने कोई एग्ज़ाम निकालना है, तो आपने टारगेट बनाया, उसके बाद आपने बुक्स खरीदी, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो। तो ये एक तरह से क्या है, एक एक आपने एक पाथ बनाया, ठीक है, कुछ करने के लिए, ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ रहा है, ठीक। और लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं जितनी ज़्यादा स्पष्ट होंगे, ठीक है, यानी कि आपको पता नहीं कि मुझे करना क्या है, ठीक है, तो ये एक तरह से जितने स्पष्ट होंगे, सीखने की जो अभिलाषा है, ठीक है, वो उतनी ही तेज होती है। सीखने की प्रक्रिया से संबंधित जो थर्ड सोपान है, ठीक है, तीसरे सोपान में क्या बोला है कि कोई ना कोई रुकावट या कठिनाई या बाधा सामने आ जाती है, ठीक है। तो थर्ड जो सोपान है उसमें आया है कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स है वो आपके जब आती हैं, तो ये एक तरह से तीसरा सोपान है। और यही जो बाधा होती हैं, ठीक है, ये जो बाधा है या जो कठिनाइयाँ हैं उसे और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक। और यही लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी कठिनाई का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा नवीन ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने की आकांक्षा न उत्पन्न होगी। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो नहीं हो, अगर फेलियर्स आते हैं, ठीक है, तो ही हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर बाधा या कठिनाइयाँ ना हो, तीसरे सोपान के अंदर ये आता है, तो ये बोल रहा है कि अगर बाधा या कठिनाइयाँ नहीं हो तो सीखने के लिए जो हम इतना प्रेरित हैं वो नहीं हो पाएंगे। तीसरे सोपान की भी सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक स्थान है। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम के थ्रू उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने कुछ स्मिथ ने ही बताया है ये, ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे देखो पर्पस है और मोटिव है, ठीक। तो कोई भी हमें पता है कि पर्पस और मोटिव है। अब यहाँ पे देखो ये कोई भी इंसान है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है तो हर चीज़ पहले अटेम्प्ट में नहीं होती है, ठीक है, मान लो वो अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है बैरियर, ठीक है, ये बैरियर है और ये बैरियर है, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक गैप है, ठीक है। तो ये गैप क्यों है,
तो क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति है या इंडिविजुअल है, जब वो कोई अपना पर्पस बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, कभी वो फेल हो रहा है, ठीक ठीक, या कभी उसके लाइफ में क्या जा रहे हैं, बैरियर आ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करते रहता है, ठीक है, तो बैरियर्स के बीच में जो ये गैप है, ये वो दिखा रहा है कि आप इस प्रोसेस के आगे, मतलब बैरियर को आप क्रॉस कर जाएंगे अगर आप क्या करते हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ये बैरियर क्रॉस कर दिए, ठीक है, आप अपने गोल तक पहुँचेंगे और सक्सेसफुल अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बैरियर्स थे उनको आप ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये किसने, स्मिथ के द्वारा ये बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वही ये मैंने डिस्कस कर दिया है वैसे आपको ये दिखा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 सोपानों के माध्यम से जो स्मिथ है उन्होंने हम क्यों सीखते हैं इसके बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि हम क्यों सीख रहे हैं। तो इस समस्या पर विचार प्रकट किए हैं और अभिप्रेरणा, आवश्यकताओं और लक्ष्य की सीखने की जो प्रक्रिया है मैं क्या भूमिका है, ठीक है, कि आवश्यकता क्या है और लक्ष्य क्या है, सीखना हम क्यों ये कैसी प्रक्रिया है, ये सारी बातों की जो एक तरह से जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंस है, या हम कह सकते हैं जो लक्ष्य पाना है, किस तरीके से पाना है, या हम क्यों सीख रहे हैं, ये सारी बातें इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। परंतु सीखने की प्रक्रिया का जो चित्र स्मिथ ने उसके 3 सोपानों मतलब अभिप्रेरक, लक्ष्य और जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है के माध्यम से खींचा है, वह एक तरह से अधूरा ही है, ये कहा गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि है क्या कि जो ये सोपान है से गुजर कर व्यक्ति सीखने के लिए उन्मुख होता है, ठीक है। यहाँ से वो गुजर रहा है अगर, तो वो एक तरह से लर्न करने के लिए, सीखने के लिए क्या कर रहा है, उन्मुख हो रहा है। अतः इसे सीखने के लिए प्रेरित करने वाली अवस्था ही माना जा सकता है। ये एक तरह से अवस्था, स्टेज मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। वास्तविक अवस्था जिसमें कुछ सीखा जाता है, इससे आगे की अवस्था है जो अब हम जो सीख रहे हैं वो हम कहाँ पे हैं, इससे आगे सीख रहे हैं। तो सीखना जो है एक तरह से अगर हमने ये बैरियर्स क्रॉस कर दिए, हमने सीखना शुरू कर दिया, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि सीखने के फलस्वरूप व्यवहार में क्या होता है, अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमें ये पता है कि हम लर्निंग है ही क्या, जो बिहेवियर में आपके चेंज लेके आ रही है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो आपका परिणाम है, वो पहला परिणाम ये है। नेक्स्ट है कि सीखने के द्वारा अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जो भी आप क्या करते हो, अपने लक्ष्य बना रहे हो, उनको आप पूरा कर सकते हो। थर्ड आता है इसमें, सीखने के द्वारा विद्यार्थी को उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है, ठीक है। सही तरीके से वो वृद्धि करेगा और सही तरीके से विकास उसका होगा सीखने से। सीखना जो है वो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अगर आप कुछ बेटर सीखने के लिए तत्पर हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी क्या होगी, ऑल राउंड डेवलप उसका होगा। पांचवा कहता है सीखना समायोजन में सहायक, मतलब एडजस्टमेंट करने में हेल्पफुल होता है। और सिक्स्थ कहता है सीखने के द्वारा जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मतलब जो भी लर्निंग है उससे, अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, तो उससे आपको क्या, जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं। तो हम सबको पता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में क्या लाया जाता है, एक चेंज लेके आया जाता है, प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्वों का समावेश रहता है। अब कौन कौन से ये तत्व हैं, देखो सबसे पहले आते हैं अधिगमकर्ता। हम किसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला रहे हैं, तो वो कौन है, लर्नर या अधिगमकर्ता। फिर है अधिगम अनुभव, ठीक है, जिन्हें अधिगमकर्ता के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं वो इसमें आता है।
थर्ड है मानव एवं भौतिक संसाधन, मतलब क्या क्या चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं जिनकी सहायता से जो अधिगम है, ठीक है, मतलब जो अधिगमकर्ता के व्यवहार में जो परिवर्तन लाना है वो कौन कौन से साधनों के थ्रू हम ला सकते हैं, तो वो आते हैं मानव एवं भौतिक संसाधन के अंदर। अब आता है आपका अधिगमकर्ता या जो विद्यार्थी हैं से संबंधित कारक। ठीक, अब हम इनको अलग अलग पार्ट्स में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले आता है अधिगमकर्ता या लर्नर की जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो, यानी कि ये क्या कहता है, अधिगमकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी अधिगम प्रक्रिया में सफलता बहुत कुछ हद तक निर्भर करती है। ठीक है, विशेषकर सीखने समय जैसी भी शारीरिक और मानसिक स्थिति विद्यार्थी की होती है, सीखने की प्रक्रिया उसी के रूप में आगे बढ़ती है। तो एक तरह से मतलब जो लर्नर है उसका जो उसकी शारीरिक और जो उसके मानसिक जो स्वास्थ्य है वो एक तरह से अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सको, आपको सीखने में आसानी हो। सेकंड कहते हैं कि विद्यार्थी की मूलभूत जो क्षमता है और योग्यता क्या क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मूलभूत जो भी इन्नेट जो पावर्स होंगी उसके अंदर या जो उसमें योग्यता होंगी वो और बेटर उसको अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया का जो परिणाम दोनों ही इस बात से पूरी तरह प्रभावित होते हैं कि सीखने वाले की मूलभूत जो क्षमताएं हैं और योग्यताएं हैं उनका नेचर कैसा है और उसका स्तर किस किस प्रकार का है, जिनके बलबूते पे वो क्या करेगा, सीखने की दिशा में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा देखो, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। अब कितनी महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, ठीक है, कितनी अभिप्रेरणा, कितने मोटिवेट आप हैं किसी भी लक्ष्य को अपने पाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी सफलता पे निर्भर करता है। जीवन उद्देश्य की बात करें, जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो अधिगम करता है उसका जो जीवन है के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, कैसे नज़रिए से वो देखता है तथा वह अपने जीवन में किन लक्ष्यों की प्राप्ति को किस रूप में स्थान देता है, इस बात पर भी अधिगम प्रक्रिया में उसकी रुचि और प्रगति निर्भर करती है कि कितना आपका दृष्टिकोण क्या है, आप किस नज़रिए से, ठीक है, उसको देख रहे हो। आप लर्निंग को बहुत इंजॉय करके अगर आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक तो ये है, तो वो बहुत अच्छा आपको एक पॉजिटिव एक रिजल्ट देगा। और वहीं पे आप किसी चीज़ को बहुत नेगेटिव लेके चल रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। सीखने के जो अच्छे रिजल्ट हैं की प्राप्ति व्यक्ति विशेष की जीवन शैली और दर्शन से बहुत अधिक जुड़ी हुई है। तो कैसी आपकी जीवन शैली है, ठीक है, और क्या क्या दर्शन है आपका, फिलोसफी क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तत्परता तथा इच्छा शक्ति। अब कोई भी काम है, ठीक है, आप एक तरह से तत्पर है उस काम को करने के लिए, तो क्या होगा, आपको एक तरह से पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अगर जैसे इच्छा शक्ति है वो भी आपको क्या है, एक तरह से कुछ भी लर्न करने के लिए एक बहुत क्या करती है, एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब आते हैं अधिगम अनुभवों से संबंधित कारक। अब देखो, क्योंकि 3 पार्ट्स में हमने बांट लिया था, तो पहला हमने इसमें अधिगमकर्ता की बात करी थी। दूसरा हम देखो यहाँ पे देख रहे हैं अधिगम जो अनुभव है उनसे संबंधित क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ठीक है, कैसा इनका नेचर होना चाहिए। तो जो भी विषय विशेष से संबंधित किस प्रकार की विषय सामग्री, या हम कह सकते हैं कि क्या क्या अधिगम अनुभवों का चयन और आयोजन करके अधिगमकर्ता के सामने रखा जाए, ठीक है, जिससे कि वो क्या करे, बहुत और अच्छी से उसको सीखें। ठीक है, तो किस अलग अलग, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या सब्जेक्ट मटेरियल हो, कुछ आपको आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका मटेरियल, कोई बुक्स अच्छी हो, आप कुछ भी लेके नहीं पढ़ लेते हो। ठीक, तो ये एक तरह से क्या है, ये सारी चीज़ें उनका जो नेचर होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे उनको अनुभव किस तरीके से दिलाए जाए, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, अधिगम अनुभवों की प्रकृति के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने की विधि। आप कैसे ग्रहण करेंगे। अधिगम प्रक्रिया
की सफलता बहुत कुछ सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है कि अधिगम अनुभवों को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों, कौन कौन सी विधियां यूज़ करें, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करें, जिससे क्या हो, शिक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त इन विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग उनकी सीमा तक, ठीक है, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक किया जा सके। तो मतलब एक तरह से जो क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे बच्चा क्या है, एक तरह से जो बालक है वो क्या करे, और अच्छे से किसी चीज़ को लर्न करे। इस प्रकार की अगर हम विधियाँ या टेक्निक कितनी सही हैं, इसका निर्णय कुछ बातों पर निर्भर करता है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि अच्छा ये टेक्निक सही है या ये जो विधियाँ हम यूज़ कर रहे हैं ये सही है, कैसे हम पता लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, क्या आधार है। देखो, पहला है जो नया जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है। जो भी आप नई चीज़ सिखा रहे हो बच्चों को, वो आपको जो प्रीवियस उन्होंने सीखा है उससे आपको कैसे कोरिलेट करना है, पहली बात वो। दूसरा है एक विषय तथा क्षेत्र के अधिगम का दूसरे से समन्वय कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कैसे करेंगे, दूसरी बात यहाँ पे आती है। थर्ड आता है कि अधिगम से अधिक, मतलब या हम कह सकते हैं कि अधिगम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, कैसे कैसे आप अभ्यास कार्य कर रहे हैं और कैसे उसको दोहरा रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन की व्यवस्था, मतलब कैसे क्या फीडबैक आपका आ रहा है उस पर ध्यान देना एक तरह से। सीखने की मनोवैज्ञानिक विधियाँ और टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को हम देख सकते हैं कि वो कैसा बिहेवियर उनमें चेंज हो रहा है या क्या है। फिर लास्ट है मानव एवं भौतिक संसाधनों से संबंधित कारक। अब जो मानव है और जो भौतिक संसाधन क्या क्या है उनसे रिलेटेड क्या क्या कारक होते हैं। तो जो लर्नर है, ठीक है, अपने जो उसका व्यवहार है उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने या सीखने के कार्य में सभी उपलब्ध साधनों के जो एवं स्रोत जो होते हैं से सहायता मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। इन संसाधनों को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भौतिक संसाधन होंगे और दूसरे मानवीय संसाधन। अब देखो, पहला आ जाएगा इसमें भौतिक संसाधन और दूसरा आ जाएगा इसमें मानवीय संसाधन। ये जो संसाधन है इनकी उपयुक्तता तथा इन्हें अच्छी प्रकार से जो प्रयोग में ला सकने की प्रबंध, ठीक है, जो इसका जो प्रबंध होगा कुशलता में ऊपर ही अधिगम प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है। मतलब एक तरह से क्या है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो कितनी अच्छी एक तरह से हमको किस तरीके से वो हमको फ़ायदा पहुंचा रही है, तो ये भी इस बात पे निर्भर करती हैं। अगर हम बात करें कारक, इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसी के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो ये मानव और भौतिक संसाधनों के इसी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या कारक हैं। तो सबसे पहले देखो कि उपयुक्त अध्यापक की कैसे टीचर्स आपको अपॉइंट करने चाहिए जो कि मतलब लर्निंग के प्रोसेस को और बेटर बना सकें। दूसरा है सामाजिक संवेगात्मक वातावरण, ठीक है, कि पढ़ने के लिए क्या है जो वातावरण है एक तरह से वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं को प्राप्त करना, ठीक। तो एक तरह से जो अच्छी जो आपका अधिगम या स्टडी मटेरियल्स होगा वो अच्छी होनी चाहिए, कैसे सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। सीखने संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण, तो एक तो परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए और दूसरा क्या है जो आपका एक तरह से एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कारक थे। और सीखने संबंधी जो कैसी परिस्थितियां हैं या वातावरण कैसा है वो देख लेते हैं कि सीखने के समय सबसे पहले तो बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि बच्चा पढ़ रहा है और उसके लिए कोई बैठने की ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है, तो मतलब वो कैसे अच्छे से लर्न कर पाएगा कोई चीज़, ठीक है। तो इसलिए बैठने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
पूर्ण शांत और कोलाहल शून्य वातावरण, ठीक है। एक तरह से जो पता ही है जैसे स्कूल्स हैं वो थोड़े ऐसे जगह पे होने चाहिए जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो, ठीक है, या गाड़ियाँ ना चल रही हो। तो ये एक तरह से क्या है, एक अच्छा वातावरण मतलब बच्चों के सामने एक तरह से प्रेजेंट करना है। और अगर जो ध्यान में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, विघ्न डालने वाली जो सभी संभावित बातों पर उचित नियंत्रण रखना। अध्यापक का जनतंत्रात्मक, निष्पक्ष और सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए। घर का उपयुक्त एवं सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए। देखो घर का मतलब जो फैमिली होती है उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा एक रोल है किसी भी बच्चे के सीखने में, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को तो वो बहुत सही दिशा में जाएगा, ठीक है। और अगर वो परिवार से उसको नेगेटिव कुछ वातावरण मिल रहा है तो वो एक तरह से लर्निंग में बहुत ज़्यादा बाधा उसके क्रिएट करेगा। उपयुक्त रूप से कार्य परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन की सुविधा भी बच्चों के लिए होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होनी चाहिए। स्वयं आगे बढ़कर ज्ञान प्राप्त करने तथा आत्म प्रकाशन एवं रचनात्मकता के लिए उपयुक्त अवसरों की प्राप्ति। तो एक तरह से बच्चों को एक मतलब आपने क्या है, रचनात्मक चीज़ें दिखानी है जिससे कि वो और ज़्यादा उनको अवसरों की प्राप्ति हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को ये पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।